नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 51 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो महामैराथन क्लास आप लोगों का थर्ड टेस्ट सीरीज रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए लगभग 25 से 30 प्रश्न आप लोगों के लिए मैराथन क्लास के लिए लेकर के आया हूँ। और आप लोगों को सबसे पहले ना, जितना भी मैं आप लोगों का एग्ज़ाम बचा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते हुए चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देते हुए चलिए। मतलब जितना ज़्यादा अभी आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों के लिए ना मैं टेस्ट सीरीज़ थर्ड लेकर आया हूँ बाल विकास में। तो आप लोगों को ये जो प्रश्न मैं लेकर के आना हूँ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और उसके बाद आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले आप लोगों को खुद से लेना है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए सीखने की तत्परता, ऑप्शन बी सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, या ऑप्शन डी अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी सक्रिय भागीदारी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो सिद्धांत है ना, वो सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। मतलब जो विद्यार्थी होंगे ना, वो क्या करेंगे, उत्तर को ढूंढने के लिए क्या करेंगे, समूह चर्चाएं करेंगे। उसके अलावा सहयोगात्मक अधिगम, और अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो सीखने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, साथ ही समूह चर्चा करेंगे सहयोगात्मक तरीके से। तो वे किसके अंतर्गत आएगा, तो वो सक्रिय भागीदारी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी सक्रिय भागीदारी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधि का संचालन ऑप्शन ए सप्ताह में एक बार होना चाहिए, ऑप्शन बी प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, या ऑप्शन सी अलग से संचालित करना चाहिए, या ऑप्शन डी अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसे गतिविधियों का संचालन। तो मान के चलो प्राथमिक कक्षा बोला है, प्राथमिक मतलब पहली से पाँचवीं वाली जो कक्षा है ना, उसमें बच्चों के लिए क्या किया जाता है, संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जो गतिविधि है उसका संचालन किया जाता है। तो किसके लिए करना चाहिए, किस प्रकार से और करना चाहिए, तो वो प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। मतलब जितना भी उनका विषय होगा, चाहे वो हिंदी हो, गणित हो, पर्यावरण हो, चाहे अंग्रेजी हो, तो वो चारों विषय के साथ क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। ताकि जो बच्चे हैं ना, वो कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, खेल के माध्यम से और गतिविधि करके क्या करें, अच्छे से सीख पाए। और एक चीज़ आप लोग जान लो, अगर आप लोग बाल विकास का विषय मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का विषय को अगर सॉल्व कर रहे हो ना, तो अगर प्रश्न पॉजिटिव का है तो आप लोगों को हमेशा आंसर भी पॉजिटिव लेना है। छांटना है कि आप लोगों को इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन नज़र आ रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आएगा ना, वो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए शिक्षण विधि बदल दें, ऑप्शन बी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, ऑप्शन सी कक्षा से चला जाए, या ऑप्शन डी कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए शिक्षण विधि बदल दे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, तो मान के चलो अगर आप एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हो और पता चल रहा है कि अनेक जो बच्चे हैं ना वो आपको पढ़ाने में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप क्या करोगे? आपकी जो पढ़ाने की टेक्निक है, जो शिक्षण विधि है, उसे ही ना बदलोगे। जी हाँ, हो सकता है कि आपके पढ़ाने में हो सकता है कोई कमियां हो जाएगा, या आप हो सकता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हो, इसके वजह से बच्चे समझ ना पा रहे होंगे, तो आप क्या करोगे? अपने शिक्षण विधि को ही बदलोगे। ठीक है, इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में ला करके पाठ में रुचिकर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप अपनी विधि को बदलाव करोगे ना, शिक्षण विधि जिस प्रकार से पढ़ाते हो वो, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और दृश्य श्रव्य सामग्री तो होगा, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त जो आंसर होगा ना, अपना जो शिक्षण विधि है उसमें बदलाव लाना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधियों का चयन करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन बी, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन सी, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। या ऑप्शन डी, बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों की रुचि को बनाए रखने के लिए, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। मान के चलो आप कोई भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो ना, तो उस टॉपिक में क्या करोगे? अगर आप गतिविधि के माध्यम से पढ़ा रहे हो तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करोगे और बोलोगे कि स्वयं उसमें गतिविधि करो और सीखो बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को अब ध्यान से पढ़िए। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शन ए, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन बी, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। ऑप्शन सी, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। या ऑप्शन डी, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनवरण ज्ञान है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसमें करेक्ट हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे? तो मान के चलो एक 3 साल का बच्चा है आपके घर में, आपने क्या किया? उस बच्चे को बोला कि आप दूध बूथ पर जाओ, मतलब मान के चलो आपके पड़ोस में दूध बूथ है, मतलब डेयरी है ना? तो आपने बोला कि आप डेयरी पर जाओ और जा करके एक दूध लेकर के आओ 3 साल के बच्चे को। उन्होंने गया और जा करके ना जो दूध है वो लेकर के आया। अब वो गाय वगैरह किसी भी प्रकार के नहीं देखा है, मान के चलो जो गाय है ना उसको उन्होंने नहीं देखा है, तो वो क्या समझेगा? अपने अनुभव के माध्यम से वो समझेगा कि जो दूध है ना वो डेयरी में एक मशीन लगा हुआ है, वहाँ से उसका उत्पादन होता है। तो उसके वो जो अनुभव है ना उस पर आधारित है उसका जो समझ है वो। ठीक है, तो जहाँ से वो खरीदता है वही को मानेगा कि वो दुकान में एक मशीन लगा हो उससे दूध का उत्पादन होता है, वहाँ से दूध मिलता है। तो 3 साल के बच्चे को जब तक आप नहीं बताओगे वो क्या समझेगा? अपने अनुभव से ही वो बताएगा कि इस प्रकार से ये होता है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? ऑप्शन ए, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। या ऑप्शन डी, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा व सहयोग देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना होता है, लर्निंग होता है। तो कौन सा तत्व कक्षा में क्या होगा, सीखने में सहायक होगा? तो वो अध्यापक द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा देना और सहायता करना। बच्चों की स्वायत्ता मतलब उसकी स्वतंत्रता पूर्वक उसको क्या करना, किसी भी प्रकार से खोज देना या उसको मौका देना पढ़ने के लिए खुद के माध्यम से। और क्या करना कि जो कक्ष है ना, जो जहाँ शिक्षक पढ़ाता है वहाँ स्वतंत्र पूर्वक वातावरण होना चाहिए, मतलब छात्र केंद्रित वातावरण होना चाहिए, स्वतंत्र पूर्वक होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो अपने विकास खुद कर सके, खुद के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, खुद के जो वातावरण है उसके थ्रू। तो उसको प्रॉपर क्या करना चाहिए, उसको प्रॉपर वातावरण देना चाहिए, पढ़ने का एक माहौल है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वायत्ता को बढ़ावा देने में सहयोग करना किसका, तो शिक्षकों द्वारा स्वायत्ता को बढ़ावा देने में क्या करना, बच्चों की मदद करना। तो ये जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 7वां को ध्यान से पढ़िए। कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहयोगी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? ऑप्शन ए स्मरण स्तर, ऑप्शन बी अवबोध स्तर, ऑप्शन सी विमर्शी स्तर या ऑप्शन डी स्वायत्ता विकास स्तर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी विमर्शी स्तर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहयोगी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहयोगी होगा? तो वो विमर्शी स्तर जो है ना वो सहयोगी होगा। विमर्शी स्तर का मतलब ये होता है कि छात्र और जो शिक्षक होता है ना वो एक दूसरे से विचार विमर्श के थ्रू क्या करता है, अपना जो ज्ञान है उसको आदान प्रदान करता है। मतलब जो शिक्षक है वो क्या होगा, बच्चों से विचार विमर्श करेगा, मतलब वार्तालाप करेगा और उसके माध्यम से क्या करेगा, शिक्षण स्तर में सहायता करेगा बच्चों का। और कैसे सहायता करेगा, तो छात्र आपस में क्या करेंगे, सहयोगी होते हैं और सहयोगी भावना से क्या करेगा, ध्यान रखेगा एक दूसरे का। तो इस प्रकार से क्या होगा, वातावरण जो होगा ना वो शिक्षण स्तर में सहायता करेगा, मतलब जो वातावरण है पढ़ने लिखने का ना वो काफ़ी सुगम बनेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ऑप्शन ए जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है और बल दिया जाता है। या ऑप्शन डी जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जहां उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखता है। प्राथमिक मतलब पहली से 5वीं तक की जो कक्षा होगा ना उसमें कैसे सीखेगा जो बच्चा है प्रभावी ढंग से, वो तब सीख पाएगा जब उनको लगेगा कि वो संज्ञानात्मक आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति हो रही है और ये समझा जाएगा कि उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मतलब उनके अनुभव करता है कि वे महत्वपूर्ण है। आप किसी को महत्वपूर्ण समझोगे, आप उसको फील कराओगे कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तभी ना वो अच्छे से उनके लिए वातावरण हो पाएगा और आपसे इन्फ्लुएंस हो पाएगा, प्रभावित हो पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ऑप्शन बी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। या ऑप्शन डी सकारात्मक अंक वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो क्या इसका आंसर हो सकता है?
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को सकारात्मक वो वातावरण, पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है ना वो विकसित करने के लिए क्या करना होगा? किसी भी बच्चों में क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए दो बाकी जो बच्चे होंगे उसमें। और क्या करना चाहिए? प्रत्येक बच्चे के लिए समान जो लक्ष्य है ना वो सुनिश्चित करना चाहिए। मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों के लिए जो लक्ष्य है ना वो एक रहना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा और जो बेस्ट पॉजिटिव जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। एक प्रभावी कक्षा में ऑप्शन ए बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। ऑप्शन बी बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उसकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते रहता है। ऑप्शन सी बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। या ऑप्शन डी बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसे उन्हें अच्छा लगता है वैसा वे ही करते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक प्रभावी कक्षा में, तो एक जो प्रभावी कक्षा होगा मतलब जो एक अच्छा कक्षा होगा वो कैसा होगा? बच्चे अपने अधिगम मतलब अपने लर्निंग, अपने सीखने को ना सुगम बनाने के लिए क्या करेगा? मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु क्या करेगा? शिक्षक से सहायता लेगा। मतलब मान के चलो कोई भी डाउट बच्चे को लगता है तो वो किससे पूछेगा जी? शिक्षक से ही ना पूछेगा। और कोई भी प्रश्न पूछना हो जो उसे नहीं आता तो वो किससे पूछेगा? शिक्षक से ही ना पूछेगा, उसकी सहायता ही ना लेगा एक प्रभावी अच्छे कक्षा के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। ऑप्शन सी विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। या ऑप्शन डी बच्चों को पढ़ने सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? सार्थक अधिगम मतलब जो पॉजिटिविटी जो लर्निंग है ना उसका पक्ष लेता है। तो उसका जो पक्ष लेगा वो विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम मतलब जो एक्टिविटी है ना, मतलब खेल खेल के माध्यम से जो पढ़ना है और खेल का जो वातावरण है, स्कूल का जो वातावरण है वो अधिगम के प्रति क्या करेगा? सच्चा सरोकार रखेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी उसकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। ऑप्शन सी उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके। या ऑप्शन डी उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उन्हें उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे बोला है? नहीं करेंगे मतलब निगेटिविटी बोला है जी। तो निगेटिव कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी निगेटिव हो जाएगा। कैसे? उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो मान के चलो कोई उत्तर है उसको बार बार आप अच्छी तरह से उसको बालक को समझा रहे हो तो आप
रटने पर जोर दे रहे हो कि समझने पर? रटने पर ज़्यादा जोर दे रहे हो ना, क्योंकि देखो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। अच्छी तरह कहने का मतलब बार बार उसको कंठस्थ करा देंगे बोल करके, तो ये निगेटिविटी को रटने की ओर पद्धति को जाता है ना। तो इसीलिए ये जो रहेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक जो शिक्षक है उसे इस प्रकार के जो कार्य है वो नहीं करने चाहिए शिक्षण अधिगम में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा थार्नाडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या ऑप्शन डी तत्परता का नियम। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा थार्नाडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो थार्नाडाइक के जो प्राथमिक ना अधिगम के नियम है उसमें शामिल जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम करेक्ट हो जाएगा। और ये जो सहचर्यात्मक स्थानांतरण का जो नियम है ना वो थार्नाडाइक ने ही दिया था, लेकिन उसके प्राथमिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ये गौड़ नियम के अंतर्गत आता है और प्राथमिक नियम के अंतर्गत जो आता है वो अभ्यास का नियम आता है, प्रभाव का नियम आता है और तत्परता का नियम आता है। तो 3 प्रकार की जो नियम है ना वो थार्नाडाइक ने दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13वां का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14वां को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नाडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सादृश्यता का नियम, ऑप्शन बी बहुप्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन सी आंशिक क्रिया का नियम या ऑप्शन डी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा नियम थार्नाडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है? गौड़ नियम बोला है, तो गौड़ नियम में जो शामिल नहीं है ना वो ऑप्शन नंबर डी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो गौड़ नियम में शामिल नहीं है। लेकिन सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम और आंशिक क्रिया का नियम, ये तीनों जो नियम है ना वो गौड़ नियम में शामिल है थार्नाडाइक के। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ, अभी के ना जो प्रश्न है ना उसमें आप लोगों का 14 ही प्रश्न करा दे रहा हूँ। बाकी जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना तो उसमें आप लोगों का ना 15 से लेकर के पूरा 30 प्रश्न तक की आप लोगों को और कराऊंगा। अभी ना आप लोगों का बीच में क्लास रोकने का मतलब यह है कि कुछ ज़रूरी जो काम है ना वो आ गया, मतलब कुछ विशेष काम की वजह से ना मेरे को ये जो क्लास है उसको रोकना पड़ रहा है। लेकिन ना मैं नेक्स्ट क्लास लाऊंगा उसमें आप लोगों का ना 15 से लेकर के 30 तक की जो प्रश्न है अभी 1 घंटे के बाद आप लोगों के सामने जस्ट अपलोड कर दूंगा उसको भी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट में आप लोगों का जो क्लास है वो लेकर के आऊँगा।